नमस्कार, लर्न एंड ग्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एग्जाम की तैयारी एकदम धुआंधार चल रही होगी। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच ईवीएस के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का जो सीरीज़ था उसका 12वां वीडियो लेकर आया हूं। इसमें आज हम लोग फिर से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम अभी 28 और 29 को हुए हैं उसी के बेसिस पे हो सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आज देखेंगे और आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज के वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा जो प्यार है हमारे लिए, जो आप लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, कुछ कमेंट कर देते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा करने का। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है। अब देखिए, यहाँ बात की जा रही है भोजन के पकाने की विधि की, यानी किस विधि से पकाया गया भोजन जो होगा वो क्या होगा, पौष्टिक होगा और सुपाच्य होगा ना। तो बात की जा रही है पौष्टिक और सुपाच्य की। ऑप्शंस को देखते हैं। पहला, भूनने से। क्या आप अगर कोई खाना को भून कर आप जब खाना खाते, देखिए कुछ क्वेश्चन्स ऐसे हैं जिसको आप अपने डेली लाइफ से जोड़ कर देखिए, आपको क्या उससे जो अनुभव मिलेगा, जो आप उससे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे वो आप कभी नहीं भूलेंगे ना। कह रहा है भोजन जो है वो कैसा होना चाहिए, पौष्टिक व सुपाच्य होना चाहिए। ठीक है। पहला देखिए, भूनने से। क्या आप अगर कोई भोजन को भून कर खाते हैं तो वो सुपाच्य होगा? नहीं, भूनने में उसमें कुछ ना कुछ ऑयली चीज़ जाएगा, तो हमारे लिए फिर वो फैट एज ए फैट का काम करेगा। ठीक है। या तलने की बात कीजिए, उसमें भी आ जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। सबसे जो सुपाच्य भोजन और पौष्टिक भोजन होता है वो होता है वाष्प के द्वारा। जो भोजन हम लोग वाष्प के द्वारा पका करके बनाते हैं, जैसे कुकर में चावल बनाए जाते हैं। आपने इडली का नाम सुना होगा। इडली जो है सबसे हेल्दीएस्ट फूड उसको माना जाता है, क्योंकि उसमें जरा सा भी कोई ऑयल, कोई फैट का यूज़ नहीं किया जाता है, और उसको सिर्फ और सिर्फ भाप पे पकाया जाता है। ठीक है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, वायु में उपस्थित जलवाष्प को क्या कहते हैं। देखिए, ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन गलती कर देते हैं हम लोग। तो जो वायु में उपस्थित जलवाष्प होते हैं उसको हम लोग ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको हम लोग चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पर। आज का तीसरा क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण यानी पाश्चराइजेशन किसके संरक्षण की विधि है। पाश्चराइजेशन के द्वारा किस चीज़ को संरक्षित करके रखा जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस को देखिए। पहला ऑप्शन है आपका पनीर, दूसरा है पेय पदार्थ, तीसरा है सब्जी, चौथा है दुग्ध। आप लोग सुने होंगे, जब दूध का पैकेट आप लोग जाकर के मार्केट से लेंगे, जो लोग मार्केट से दूध का पैकेट खरीदते होंगे, उसके पैकेट पे आप देखिएगा तो लिखा रहता है पाश्चराइज्ड मिल्क, ऐसे लिखा रहता है उस पर, पाश्चराइज्ड मिल्क यानी पाश्चीकृत दूध। तो दूध का जो है पाश्चराइजेशन किया जाता है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा दूध को, उसमें क्या करते हैं कि दूध को पहले 70 या 75 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पे ले जाते हैं। जब वो उतना टेम्परेचर पे दूध पहुंच जाता है तो अचानक से उसको ठंडा कर देते हैं। इससे होता क्या है, जब उसको हम ठंडा करते हैं तो बीच का जो टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर 30 डिग्री 35 डिग्री जो है, उस पर बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो उस टेम्परेचर पे वो नहीं जाता, डायरेक्ट कम पे आ जाता है, जिसके कारण फिर उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो नहीं कर पाते और दूध हमारा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। यही कारण है कि फ्रिज का टेम्परेचर कम होता है। फ्रिज का टेम्परेचर कम होता है तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते, उनके ग्रो करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है, अनुकूलित वातावरण नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो दूध हो जाएगा। अगला, ईवीएस की प्रकृति कैसी है। ये देखिए, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, फिर से भी पूछे जा सकते हैं। जो ईवीएस का जो प्रकृति है, नेचर जो है वो कैसा है। ऑप्शंस को देखिए। एकीकृत है, इसमें आप देखेंगे साइंस है, इसमें जो है हमारा साइंस भी है, उसके बाद इसमें एसएसटी भी है और ईवीएस भी है, यानी तीनों को मिला करके बनाया गया है क्या, हमारा ईवीएस, जो क्लास 3 to 5 में एप्लीकेबल है। 3 से 5 क्लास में ये चलता है। अब अगर आप बात करेंगे इससे नीचे 1 और 2 में, तो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज, और लैंग्वेज के साथ साथ क्या चलते हैं उसमें, तो मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है बच्चे को। छोटा बच्चा, उसको मैथ और लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। 2 क्लास में, 1 क्लास में आप नहीं देख सकते हैं ये ईवीएस की बुकें। ठीक है, और 5 के बाद 6 क्लास से उनका अलग हो जाता है। जियोग्राफी, ये एसएसटी का पार्ट अलग हो जाएगा, साइंस का पार्ट बुक अलग हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन पर। आज का पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे एवं घर बनाने में होता है। अब बात की जा रही है पौधा की, यानी उस पौधा का क्या उपयोग, तो डब्बा बनाने में, उससे हम लोग क्या बनाएंगे, तो डब्बा बनाएंगे। ठीक है, और घर बनाने में किसका किसका उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं, ऑप्शंस को देखिए। शुगर केन है। क्या लगता है, आप शुगर केन से घर बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। ऑप्शन से बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट, अगर आप एलिमिनेट करना सीख गए तो आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। मेज, मक्का, क्या मक्का का कोई घर बनाता है? नहीं बनाता है। क्या डब्बे बनते हैं उससे? नहीं बनते हैं। घास नहीं बनते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बांस। बांस से हम लोग क्या करते हैं, घर भी बनाते हैं, और बांस से हम लोग क्या करते हैं, डब्बे वगैरह भी बनाते हैं। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है? बात की जा रही है निस्पंदन प्रणाली यानी फिल्ट्रेशन सिस्टम, यानी फिल्टर करने का एक सिस्टम बना होता है उनके चोंच में, वो किस में पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शंस को चलिए देखते हैं। ऑप्शन है हमारा फ्लेमिंगो यानी हंसावर, रॉबिन, मेकाओ और गोरैया। मैं आपको बताना चाहूँगा निस्पंदन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जो जलीय जीव है, जलीय जीव मतलब जैसे बत्तख हो गए, जैसे आपके हंस हो गए, जैसे कि आपको यहाँ फ्लेमिंगो दिख रहा है, यानी इनमें क्या होता है कि इनके चोंच में, जैसे कि आप बत्तख को देखेंगे कि वो क्या करता है, कीचड़ में अपना चोंच डालता है और फिर बाहर करता है, तो उसके चोंच में ऐसा फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है कि उस जो भी उसमें गंदगी होगा, जो भी उसमें कीचड़ हैं, वो सारे उसके फिल्टर से बाहर निकल जाते हैं, और जो उसमें कीड़े मकोड़े हैं जिसको खाना है, जिसको बतख खाएगा, जिसको हंस खाएगा, वो उसके चोंच में रह जाते हैं। तो यही है फिल्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, वेब्ड फीट भी उनका होता है, झिल्लीदार पाँव जिसको बोलते हैं, आप वो भी देखेंगे, तो वो भी इन्हीं पक्षियों का होता है। चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन पे। आज का 7वां क्वेश्चन है, यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा और दूसरे जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? अब बात की जा रही है कि दो जीव हैं, ठीक है, और ये आपको ऐसे बगुला और भैंस वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार हमने इसमें अपने क्वेश्चंस में कराया भी है, तो उसी टाइप से ये क्वेश्चन है कि दो जीव हैं जो क्या कर रहे हैं, एक जीव को फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है। यानी मान लेते हैं कि कोई भैंस है, भैंस के शरीर में जो कोई कीड़े होते हैं छोटे छोटे वो हैं, तो उस कीड़े को क्या, या फिर हम अपना ही लेते हैं, मच्छर है, मच्छर तो हमसे फ़ायदा ले रहा है, उसको उसका खाना मिल रहा है, उसको उसका भोजन मिल रहा है, और हमें क्या है, हमें नुकसान हो रहा है, हमें बीमारियां दे रहा है, हमारा ब्लड ले रहा है ना, तो उससे हमको नुकसान हो रहा है। तो इसको बोलते हैं परजीविता, पारासाइटिज्म। इसको क्या बोलते हैं? पारासाइटिज्म। जो सही आंसर हो जाएगा परजीविता। सहजीविता मतलब होता है जो साथ साथ रहे और नुकसान नहीं हो, उसमें किसी का नुकसान नहीं हो। ठीक है, जैसे बगुला और भैंस वाला था सहजीविता, यानी बगुला आया भैंस के शरीर पर और क्या किया, उसके शरीर से जो कीड़ा था उसको खा गया, अब भैंस की भी रक्षा हो गई, मीन्स उस कीड़े से छुटकारा मिल गई, और बगुला को उसका खाना भी मिल गया। तो सही आंसर हमारा परजीविता। चलते अगले क्वेश्चन पर। सोयाबीन किस देश से भारत आई? देखिए, सोयाबीन की बात की जा रही है, इस पर शायद से एक क्वेश्चन भी आया था इस बार 28 या 29 तारीख वाले शिफ्ट में। तो इसका सही आंसर जो है वो है चीन से। कहाँ से आया सोयाबीन? सोयाबीन आया है चीन से। अब बात करेंगे कि सोयाबीन को दो तीन नामों से जाना जाता है, दो तीन चीज़ों के लिए सोयाबीन फेमस है, अभी हम उसकी बात करेंगे। चलिए हम बात करेंगे सोयाबीन की। तो सोयाबीन सबसे पहले, सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाला भोजन जो है वो सोयाबीन है। क्या है? सोयाबीन है। किसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है? क्या चीज़ पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। किसमें? सोयाबीन में। शायद यही क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद सोया स्टेट किसको कहते हैं? सोया स्टेट के नाम से हम लोग जानते हैं किसको? एमपी को, यानी मध्य प्रदेश को। ये सारी चीज़ें हैं जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, तो सही आंसर हमें लगाना है सोयाबीन वाले में। जिसमें सोयाबीन होगा वही, बाकी का भी ऑप्शन देखना, अगर उसके साथ कुछ दूसरा दे रहा है तो वो नहीं देखेंगे, लेकिन सोयाबीन वाला होगा। ठीक है, सोया स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है, यानी एमपी को जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन है, नेपेंथिस नामक पौधा, देखिए नेपेंथिस नामक पौधा इस बार आया था सीटेट में भी, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत के किस राज्य में? देखिए अब यहाँ से दो क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही दिख गया। नेपेंथिस नामक जो पौधा है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। कहता है भारत के साथ साथ किस राज्य में पाया जाता है? अब राज्य की बात की जा रही है तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये मेघालय राज्यों में ये पाया जाता है। नेपेंथिस नामक पौधा जो है मेघालय में। अगर क्वेश्चन दे देता है कि नेपेंथिस नामक पौधा मेघालय के साथ साथ और किन किन देशों में पाया जाता है, ऑप्शंस आपको दे दिया, तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखना है। ठीक है, आज का 10वां क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधे को क्या कहते हैं? जलोद्भिद। अब देखिए नाम से स्पष्ट है, मरुस्थलीय पौधे ऐसे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं। जलोद्भिद, देखिए नाम से ही, हाइड्रो मतलब वाटर, ये जल में उगने वाले पौधे होते हैं। ये कहाँ उगते हैं? जल में। ये कहाँ उगते हैं? जल में। उसके बाद है समोद्भिद। समोद्भिद मतलब हो गया जो लैंड पे उगते हैं, जो लैंड पे उगते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लवणोद्भिद, जो लवणीय क्षेत्र यानी लवणीय जल में, यानी लवणीय पार्ट में उगते होंगे। ठीक है, उसके बाद है मरुद्भिद। देखिए नाम से ही है, मरुस्थलीय में मरुद्भिद, 0 जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ से हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा मरुद्भिद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जल जनित रोग के प्रसार के लिए जल से प्रत्यक्ष संपर्क की नहीं वरन एक वाहक की आवश्यकता होती है? कह रहा है
प्रत्यक्ष संपर्क मीन्स डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण ये बीमारी नहीं होती है। ये बीमारी डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण नहीं, बल्कि इसके कारण एक होस्ट चाहिए इसके लिए। होस्ट मतलब वाहक, जैसे कि यहाँ से वहाँ तक ले जाने वाला। तो इसमें से कौन सा बीमारी हो जाएगा? ऑप्शंस को देखिए, कोलेरा यानी हैजा, मलेरिया, ट्रकोमा, जॉन्डिस। जो सही आंसर है हमारा वो हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया के बारे में जानते हैं आप लोग, कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो फीमेल एनोफ्लीज मस्क्यूटो के काटने से होता है। वो क्या करता है? प्लाज्मोडियम को कैरी करता है और हमारे ब्लड में इंजेक्ट कर देता है, यानी एक होस्ट के द्वारा किया जा रहा है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मलेरिया का जो दवा है वो सिनकोना पेड़ के छाल से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? सिनकोना पेड़ के छाल से बनाया जाता है। तो उसका क्या नाम है ना, उस दवा का क्या नाम है? सिनकोना पेड़ के छाल से बनाया जाता है, उसका नाम क्या है आपको ये बताना है कमेंट करके, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कहता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अभी पूछा था ओजोन दिवस, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित कौन सा था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। उसी तरह है ओजोन दिवस जो है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अगले शिफ्ट में क्या पता ये भी पूछ दे। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 16 सितंबर। 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का 13वां क्वेश्चन है, स्थलीय कीटों का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद क्या है? जो जीव स्थल पे रहते हैं, जो कीट स्थल पे रहते हैं, स्थलीय कीट, उसका उत्सर्जी उत्पाद क्या क्या वो एक्सट्रैक्ट करता है? जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरिक एसिड। क्या होगा? यूरिक एसिड। अमोनिया जो है ये जलीय जीव, जो कीट जो है जल में रहते हैं उनके द्वारा ये निष्कासित किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है। जल जो है एक कोशिकीय जीव के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है लौंग की उत्पत्ति किस देश में हुई? अब ये सब क्वेश्चन जो है अगर आपसे पूछ दिया जाता है, अक्सर लोग इस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इंडोनेशिया। शायद से एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे। लौंग की उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो इंडोनेशिया में हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का 15वां क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई लगभग है? यहाँ 2 बार की आ गया है, तो एक बार इसको, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई लगभग है, कितनी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट चोटी की, ठीक है। तो अब आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो पहले ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शंस को देखिए क्या कहता है ऑप्शन कहता है 8800 मीटर, 8848 मीटर, यानी 8848 मीटर, 8600 मीटर यानी 8600 मीटर, 8600 जो भी उसको आप पढ़िए, 8950 मीटर यानी 8950 मीटर। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 8848 हो जाएगा। कहीं कहीं आपको 8850 भी मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं आपको 8900 भी मिलेगा। तो सब सही है, अगर ये सारे ऑप्शंस में मिल रहे हैं सब सही है। अगर सबसे ज़्यादा इसमें ऑप्शंस के हिसाब से देखिए तो 1848 मीटर होगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। खरीफ फसल की अवधि क्या है? खरीफ फसल की अवधि जो है क्या है? अब देखिए फसल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक रबी फसल, एक खरीफ फसल। इन इंग्लिश इट इज़ नोन एज रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। तो इसका क्या ड्यूरेशन है और इसका क्या ड्यूरेशन है, मीन्स कब उगाया जाता है? ये हमारे एनसीईआरटी में भी आप 5-6 के जब ईवीएस को पढ़ेंगे तो उसमें एक फसल कृषि एक चैप्टर है, उसमें भी ये बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो सही आंसर जो यहाँ से हो जाएगा हमारा, देखिए ऑप्शंस को देखिए, कहता है जून से अक्टूबर। बिल्कुल, जो खरीफ क्रॉप है वो कब से कब होता है? तो जून से अक्टूबर तक, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सही ये हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ऑप्शन 2 की नवंबर से मार्च, नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जुलाई से दिसंबर नहीं, अक्टूबर से दिसंबर। अब देखिए एक ऑप्शन यहाँ दिया गया अक्टूबर से दिसंबर, आपको देखना होगा ये अक्टूबर से दिसंबर किस चीज़ के लिए फेमस है? मधुमक्खी पालन के लिए था, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर का जो समय है, ठीक है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आज का 18वां क्वेश्चन अब खत्म हो गए हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, फाइलेरिया रोग का वाहक कौन है? फाइलेरिया रोग का वाहक, जैसे कि आप देखते हैं ये मलेरिया, इसके वाहक हो गए फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। आप बात करेंगे डेंगू की, तो डेंगू के वाहक हो गए फीमेल एडिस मॉस्किटो। इसी तरह से आपको बताना है जो फाइलेरिया रोग है उसके वाहक कौन है, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, वो बीमारी किसके कारण फैलता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे थे जो आपको बहुत हेल्पफुल लगे होंगे, और मैं आपको बता दूं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा आप लोगों के बीच में। नए नए क्वेश्चंस होंगे बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए, आप टाइम पे उसको देख पाएँ। मैंने एक मैप से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड कर दिया है। अगर आपको मैप में डाउट है तो आप लोग मैप वाले वीडियो को भी जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं अभी आने वाले टाइम में लेकर आऊँगा। बाकी आप लोग पूरा जो ईवीएस का जो प्लेलिस्ट है आप उसको जाकर देखिए। मुझे उम्मीद है कि आप ईवीएस में
15 आउट ऑफ 15 कर सकते हैं। जो कंटेंट के पार्ट हैं आप वहाँ से सॉल्व अप कर सकते हैं। अगर आपने रिवीजन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप फिर वहाँ से जाके बस एक बार देखना, रिवाइज करना है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप जाके इसको देखिए पूरा 15 का 15। अभी आज हमारा 12वां वीडियो है, तो आप जाके उसमें देखिए 15 क्वेश्चंस के जो सीरीज है उसमें, तो आपको दिखेगा, ठीक है, कि क्वेश्चन देखेंगे फिर लगेगा कि नहीं वास्तव में क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जान है, क्वेश्चन अच्छे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए चैनल को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक सब्सक्रिप्शन आपका जो है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, और भी कोई गाइडेंस आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।